ठीक, तो 1 घंटा पहले पढ़ लेते हैं अकाउंट्स और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि हमारे पास तो 2 घंटे कवर करने को ना, तो वो तो हमें करना ही करना है। चलो, मैंने आपको 7वां और 8वां क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, क्या आपने लगाया है? नहीं, और कोई बोलते अपना होम एड्रेस भेज दीजिए, आपके घर डोमिनोज पिज्जा भिजवाते हैं अभी। मैम क्यों नहीं लगाया, रीजन बता दीजिए। अरे मैम कल के दिन तो पढ़ाई हुई नहीं है, तो कल जो मेरा 1 घंटे का स्लॉट रहा होगा वो तो अनयूटिलाइज्ड रहा ना, उसमें एक आप क्वेश्चन लगा दिया। चलो अब क्या किया जा सकता है, वहां पे करते हैं इसको। पक्का? चलो, फिर 7वां और 8वां आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, इसको करके आज की तारीख में भेज दीजिएगा। कल कोई पेपर है? कब तक है ये पेपर? अच्छा अच्छा, लेकिन अगर हो सके मैम तो 1 घंटे का समय निकाल लीजिएगा, और अगर 1 घंटे का समय निकाल आता है तो 7वां और 8वां क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? प्लस आज होमवर्क थोड़ा बढ़ भी जाएगा मैम। माफी चाहेंगे इसके लिए, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर अब लगभग खत्म होने की कगार पे है, तो आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज भी लगानी होगी। अब वो ऐसा होमवर्क नहीं है आपके लिए, वो तो आपका खुद का ही टास्क है कि आपको कंप्लीट करना होगा उसे, ठीक? तो ऐसा जिसके लिए कोई डेडलाइन नहीं होगी, लेकिन हाँ आपके पास एक काम और है जो करने को बढ़ जाएगा। ये 2 क्वेश्चंस के अलावा अपनी जो एक्सरसाइज होगी बुक में अकाउंटिंग क्वेश्चन की, वो भी आपको लगानी होगी। अब चाहे आप 5 दिन में लगाएं, चाहे 7 दिन में लगाएं, चाहे 1 महीने में लगाएं, चाहे 2 महीने में लगाएं, वो आपके ऊपर है। चलो 9वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पता नहीं पेन नहीं चल रहा आज। 9th क्वेश्चन करते हैं मैम। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए आप, और मैंने आपको फोटो तो भेज दी थी, वो डिलीट तो नहीं हुई आपके पास, यानी फोटो मैंने आपको भेजी थी शायद, ठीक? और चलो अगर नहीं भी भेजी थी तो स्क्रीन पे देख देख के बता दो। हाँ हाँ, और अगर नहीं भी भेज, अगर आपके पास से डिलीट भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीन पे देख देख के बताइएगा, ठीक है? सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पास यहाँ जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं तो उसमें कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है इस चीज को हम जॉट डाउन करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल कितने ट्रांजेक्शन है? इसमें टोटल 5 ट्रांजेक्शन है, तो हमें 5 अकाउंट्स के लिए देखना होगा। यहाँ सेकेंड ये, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ और फिफ्थ ये। तो बताओ, पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000 रुपए, तो इसका इफेक्ट कौन से 2 अकाउंट्स पे जाएगा? दोनों क्या होंगे, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज होंगे। चलो सर, ये तो रट गया है, ये अब हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं रहा। कैश इंक्रीज होगा 70,000 से और कैपिटल इंक्रीज होगा 70,000 से। चलिए सेकंड वाला बताइए, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स 18,000 रुपए, हाँ जी बिल्कुल, स्टॉक बढ़ेगा 18,000 से, क्रेडिटर्स बढ़ेगा 18,000 से।
पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। ये क्या है मैम, ये जो ऊपर आपने लिए हैं गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, यानी उधार पे कुछ जो परचेज किए 18,000 रुपए के, आप उन क्रेडिटर्स को आप पेमेंट कर रही हैं और फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर रही हैं। फुल सेटलमेंट का ये मतलब होता है फाइनल पेमेंट होगी उनको, इसके बाद पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर इन क्रेडिटर्स को आप फाइनल पेमेंट कर रही है 17,500 की, जबकि उनसे गुड्स खरीदे हुए 18,000 के, तो यानी 500 रुपए कम पे कर रही है। बताओ कर रही है कि नहीं? अगर उनको 18,000 रुपए पे करने थे और यहाँ लिखा हुआ है कि फाइनल सेटलमेंट करके आप 17,500 पे कर रही हैं, तो फाइनल सेटलमेंट यानी आखिरी पेमेंट है ये, इसके बाद और पेमेंट होगी नहीं। तो अगर आप जिसको 18,000 दे रहे थे उसको 17,500 रुपए दे रही है, तो 500 रुपए कम दे रही है ना। और अगर 500 रुपए कम दे रही है तो ये किस वजह से होगा, मुझे सर सोच के बताओ। आप उसको आखिर 500 रुपए क्यों कम दे रही होंगी? डिस्काउंट मिला होगा आपको कि आपने दिया होगा? डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है? हाँ, रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड गेन होगा कि लॉस होगा? बस ठीक है। तो अब बताओ इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे? ठीक है, कैपिटल में कितना जाएगा? इंक्रीज की डिक्रीज? और बताओ। हाँ, तो कैश कितने से कम करूं? चलो, कैश गया है 17,500। अब भी एक इफेक्ट रह जाएगा, क्योंकि आपको याद है मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या लॉस की बात हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हुई है प्रॉफिट लॉस की बात, तो दो के बजाय 3 इफेक्ट जाएंगे उस ट्रांजैक्शन के। तो इस ट्रांजैक्शन का एक और इफेक्ट होगा, तो क्या बताओ? हाँ, क्रेडिटर कम हो गया, लायबिलिटी हट रही है आपकी, तो क्रेडिटर कितने से कम होगा? 17,500। क्रेडिटर्स कितने रुपए से कम होंगे? 17,500। हाँ, चलो मैम आपको कॉन्सेप्ट तो याद है अच्छे से, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं रखी जा रही तो ये कॉन्सेप्ट आप भूलती चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक लिमिट तक ही इंसान को याद रह सकता है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसको लंबे टाइम तक रिटेन रह सके। चलो चौथा बताओ। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000 रुपए। जी बिल्कुल, तो मशीनरी बढ़ेगी 20,000 से, मशीनरी की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और कैश की वैल्यू कम होगी 20,000 से। एंड लास्ट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन याद है क्या होता है? हाँ, डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? बताया था हमको। हाँ, आपने इतनी सारी बातों में एक लाइन बस बिल्कुल सही बोली, बाकी पता नहीं आप क्या बोल रही थी मैम, वो रिलेवेंट नहीं था। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो भी एसेट आप खरीदती है ना उसकी वैल्यू हर साल कम होती रहती है, और वो जो वैल्यू कम होगी उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो सेकेंड हैंड में पता नहीं आप क्या कह रही है, वो किसी और चीज को आपने मिक्स कर दिया थोड़ा बहुत इसमें। ठीक, तो अब इस डेप्रिसिएशन का बताओ
ये मशीन आपने जो खरीदी है वो मशीन डेप्रिसिएट कर रही है, उस पर डेप्रिसिएशन लगा है 2,000 रुपए, यानी 2,000 रुपए उसकी कीमत कम हुई है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा बताओ? हाँ हाँ, तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? तो एक तो मैं कैपिटल की वैल्यू कम करूं और दूसरा मशीन की वैल्यू कम करूं। हाँ, क्या कोई तीसरा इफेक्ट है दिमाग में? डेप्रिसिएशन तो आप कैपिटल में से कम कर ही देंगे ना, तो उसका जो इफेक्ट है वो तो जाएगा आपका कैपिटल में। कैश कैसे आएगा? अच्छा, अगर आपको नुकसान होगा तो कैश आपके पास आएगा, और अगर कैश आपके पास आएगा तो आपको नुकसान होगा। अरे यहाँ बेचा कहाँ है? टीवी खरीदती है ना, तो जो टीवी खरीदी है उसकी हर साल रखे रखे वैल्यू कम होती है, रखे रखे घर पे रखे रखे उसकी वैल्यू हर साल कम होती रहती है थोड़ी बहुत, और वो जो वैल्यू कम हो रही है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। समझ में आया? मान लो आप फ्रिज खरीद के ला रही है सैमसंग का, और वो फ्रिज आप इस्तेमाल करेंगी घर में, मान लो 20 साल तक इस्तेमाल करेंगी, ठीक है? चलो एक बार और देख लेते हैं इसका मतलब। मान लो आप फ्रिज खरीद के लाई 40,000 का सैमसंग का, और दुकानदार ने आपको बताया कि ये चलेगा 20 साल, ठीक है? इस फ्रिज की लाइफ है 20 साल, तो आप ये निकालना चाहते हो कि हर साल इस फ्रिज की कितनी कीमत घटेगी, तो वो कैसे निकाल पाएंगे आप? जब आप 40,000 को 20 से डिवाइड करेंगे तब ये निकलेगा। जब आप 40,000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2,000 रुपए, यानी हर साल ये फ्रिज 2,000 रुपए वैल्यू में कम होता चला जाएगा, वो इसका डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अब यहाँ पे आप फ्रिज को बेचने नहीं जा रही है, फ्रिज को आप तब बेचेंगे जब 20 साल बाद ये बिल्कुल कूड़ा हो जाएगा, तब तो ये एसेट ही नहीं रहेगा, तब तो ये कूड़ा हो जाएगा, ठीक है? और कूड़े की सेल को हम सेल ऑफ भंगार बोलते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप बोलते हैं अकाउंट्स में, ठीक? उसको सेल ऑफ एसेट नहीं माना जाता। तो ये फ्रिज रखे रखे आपके पास इसकी वैल्यू कम होती रहेगी जैसे जैसे आप इसको यूज करती जाएंगी, ठीक है? कितना कितना रुपए? 2,000 रुपए हर साल, ठीक? उसी तरह की जो मशीन आपने बिजनेस यूज के लिए खरीदी है, ये आपके पास रखी हुई है, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, ठीक? और इस्तेमाल करते करते उसकी कीमत घटी है 2,000 रुपए। चलो अब बताओ, क्या कोई तीसरा इफेक्ट है कि वही दो इफेक्ट आपके पास? कैपिटल को कम कर दे 2,000 से और मशीन को कम कर दे 2,000 से। कोई थर्ड इफेक्ट आ रहा है दिमाग में? पक्का बताओ। चलो मान लेते हैं, और अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं इस जवाब पे तो अब ये जवाब सही है, ठीक है? डेप्रिसिएशन के दो ही तो इफेक्ट होंगे, एक तो मशीन की वैल्यू 2,000 रुपए से कम हो रही है, और दूसरा आपको डेप्रिसिएशन नाम का लॉस हो रहा है, और सारे लॉस कहाँ एडजस्ट होते हैं? कैपिटल में, तो कैपिटल की वैल्यू कम कर दो 2,000 रुपए से, ठीक है? ओके, चलो अब हमें क्या करना है? अब हमें टेबल बनाना है। क्या इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी है हमसे? बैलेंस शीट नहीं मांगी है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से बना देंगे, ठीक? तो चलो अकाउंटिंग इक्वेशन का टेबल बनाते हैं।
मैम वीडियो क्लियर आ रहा है? हेलो, वीडियो क्लियर आ रहा है मैम? चलो, अब हमारे यहाँ भी वाईफाई लग गया है, तो इसलिए आप उम्मीद करते हैं वीडियो और साउंड क्वालिटी दोनों अच्छी आएगी। चलो, इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो सीरियल नंबर का कॉलम है इसमें सीरियल नंबर नोट करते हैं और पर्टिकुलर्स के कॉलम में ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, अच्छा ये करने से पहले हमारे पास एक काम और था, बताओ क्या था? ये ट्रांजैक्शन मैंने नोट करना शुरू कर दिया, उससे पहले एक काम और कर लेना चाहिए था। वो काम क्या है बताओ? अरे मैम जल्दी रिप्लाई कीजिए। इससे पहले एक काम और था ना, वो क्या था? यहाँ पे वो इक्वेशन बना के लिखनी है ना। यहाँ पे आपने ये सारे एसेट लाइबिलिटी का बाइफरकेशन किया है, जॉट डाउन किया पॉइंट, ये किसने किया है? ताकि यहाँ पे एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगी वो निकालो। और वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ जो जो एसेट्स है उनको छाटो और जो जो लाइबिलिटी है उसको छाटो। तो एसेट्स में क्या क्या आएगा? कैश आएगा, है ना, स्टॉक आएगा और मशीनरी आएगी। मशीनरी एसेट है कि नहीं है? है सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो एसेट्स में क्या क्या आएगा उनको लिख लो यहाँ पे, कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीनरी। अब चलो लाइबिलिटी में देखते हैं क्या क्या आएगा। लाइबिलिटी में देखो कैपिटल आएगा, क्रेडिटर्स आएंगे, बस यही दो चीजें आएंगी और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ध्यान रखना होगा हमें कि सबसे लास्ट में कैपिटल को ही लिखा जाएगा लाइबिलिटी वाले साइड पे। ठीक है, अब हम लोग इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? हम लोगों ने यहाँ निकाल ही लिया है। हमें क्या करना है? कैश को इंक्रीज करना है 70,000 रुपए से और कैपिटल को इंक्रीज करना है 70,000 रुपए से। तो चलो कैश में 70,000 जोड़ दो और यहाँ कैपिटल में प्लस 70,000 कर दो, बाकी सारी चीजें 0 कर दो। और अब सेकंड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लो। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो चलो करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इसका भी क्या इफेक्ट होगा वो हमने यहाँ निकाल लिया है। स्टॉक को बढ़ाना है 18,000 से, क्रेडिटर को बढ़ाना है 18,000 से। तो चलो स्टॉक में 18,000 जोड़ दो और क्रेडिटर में 18,000 जोड़ दो। मैं ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेंथी लग रहा है, बोरियत लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है जिसको पढ़ने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो? कैसा लग रहा है? पहले अकाउंट्स चैप्टर आपको कैसा लगा? ये जो पहले आपने थ्योरी पढ़ी उसको अकाउंट्स में कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जब तक अकाउंट्स में न्यूमेरिकल्स ना करो तब तक कोई बात ही नहीं है। तो ये एज सच आप पहला अकाउंट चैप्टर पढ़ रही हो, और ये अगर आपको ठीक भी लग रहा है तो अच्छा है, क्योंकि फिर इसका ये मतलब होगा कि जर्नल में आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, जर्नल से इसी बात के ऊपर है कि कौन से खाते को डेबिट करना है, कौन से खाते को क्रेडिट करना है, और वो पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। अगर ये वाला, क्योंकि यहाँ पे लोगों को थोड़ी सी बोरियत हो जाती है, और बोरियत किस चीज में होती है? वो पहले वाले पार्ट में नहीं, पॉइंट जॉट डाउन करने में नहीं, यहाँ पे टेबल बनाने में। ठीक है, क्योंकि ये टेबल बनाना थोड़ा जल्दी काम लगता है, लेकिन इस काम को करने के अगर आपको 4 से 6 नंबर मिल रहे हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है करना। तो 70,000 प्लस 0 करते आएगा 70,000, 18,000 प्लस 0 करते तो आएगा 18,000,
जीरो प्लस जीरो करेंगे तो आएगा मात्र जीरो, 18,000 प्लस जीरो करेंगे तो आएगा 18,000, 70,000 प्लस जीरो करेंगे तो आएगा 70,000। और मैम इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यू इक्वेशन। चलो तीसरा वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। इसको रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। थोड़ा ये इधर आ गया लेकिन चलो ठीक है। अब इसका क्या इफेक्ट जाएगा वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया था। इसका इफेक्ट होगा कि कैपिटल को हमको 500 से इंक्रीज करना है, कैश को 17,500 से डिक्रीज करना है, क्रेडिटर्स को 18,000 से डिक्रीज करना है। तो चलो करते हैं काम। कैश को 500 से इंक्रीज, कैश को 17,500 से डिक्रीज, सॉरी माइनस 17,500, और क्रेडिटर्स को 18,000 से डिक्रीज, माइनस 18,000 प्लस जीरो और यहाँ प्लस जीरो। अब लाइन खींच के न्यू इक्वेशन लिखते हैं। सत्तर हजार माइनस 17,500 ये जाएगा मैम 52,500। 18,000 प्लस जीरो ये आएगा 18,000, जीरो प्लस जीरो आएगा जीरो, 18,000 माइनस 18,000 आएगा जीरो, प्लस 70,000 प्लस 500 आएगा 70,500। चौथा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, वहां लिख लेते हैं परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। इसका इफेक्ट देखते हैं कहाँ जाएगा। चौथे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जाएगा, मशीनरी को इंक्रीज करना है 20,000 से, कैश को रिड्यूस करना है 20,000 से। मशीनरी ये इसको 20,000 से बढ़ाना है और कैश को 20,000 से कम कर देना है। बाकी इधर जीरो प्लस जीरो, 52,500 माइनस 20,000 होगा 32,500, 18,000 प्लस जीरो होगा 18,000, 20,000 प्लस जीरो होगा 20,000, जीरो प्लस जीरो जीरो होगा और 70,500 प्लस 70,000 होगा, सॉरी 70,500 प्लस जीरो होगा 70,500। ये आई फिर से न्यू इक्वेशन। अब हम लोग लास्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो कि है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इसका इफेक्ट क्या होगा, वो हम लोगों ने देखा था। मशीनरी को कम करना है 2,000 से, कैपिटल को कम करना है 2,000 से, तो यहां से 2,000 माइनस करना है और यहां से 2,000 माइनस करना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज। ठीक है, 32,500 माइनस 2,000 कितना होगा, 30,500। क्या हाँ, 18,000 प्लस जीरो कितना होगा 18,000 और 20,000 प्लस जीरो 20,000। 70,500 माइनस 2,000 कितना होगा 68,500। तो आप टोटल करके देखिए 30,500 प्लस 18,000 कितना होगा 48,500, 48,500 और 20,000 कितना होगा 68,500। और इस तरफ भी कितना है 68,500, कैसे 68,500 प्लस जीरो। ठीक, और ये होगी आपकी फाइनल इक्वेशन।
चलिए मैम, समझ में आया? हेलो हेलो, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? पक्का बताओ, कभी भी डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं आपको एक छोटा सा काम देने वाला हूँ 2-4 मिनट का है। ये फाइनल इक्वेशन निकाल दिया ना मैंने। अब इस फाइनल इक्वेशन की मदद से बैलेंस शीट आप बनाइए। अब आप ये करिए, सर बैलेंस शीट बनाना हमारे लिए बाय हाथ का काम है। आपने 11वीं क्लास में सीखा था, हमने 9th में ही सीख लिया था। हाँ, कॉपी पे बनाइए, वही मैं कह रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ बस एक सेकेंड। ये लीजिए। एक सेकेंड में, ये लीजिए। कितना नीचे? 345। मैम वैसे इसका काम ही नहीं है, बैलेंस शीट बनाने के लिए तो बस आपको लास्ट की फाइनल इक्वेशन चाहिए। अच्छा,
Cash, stock, furniture, creditor or capital. Machinery. फिर आपकी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। क्रेडिटर्स की अमाउंट है मैम 0। कैपिटल की 68,500। अब दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है, ब्राइटनेस बढ़ गई होगी। अच्छा, मैम जैसे ही आपकी बैलेंस शीट बन जाए तो अपने व्हाट्सएप का प्रयोग करके वो भेज दीजिए, फोटो क्लिक करके। और इतनी देर में बन जानी चाहिए थी मैम। अरे सर हम अभी न्यू कमर हैं। जी मैम बिल्कुल सही है। चलो अगली बार प्रयास करिएगा मैम कि ये 1 मिनट में बन जाए। मैम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए।
तक आपके पास अगर वो फोटो हो, लेकिन अगर ना हो तो फिर 1 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको जब तक हम ये रब कर रहे हैं। सर इसको दोबारा दूसरे पेज पे क्यों नहीं बना लेते हैं? मैम टाइम ज्यादा लग जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में पॉइंट शॉर्ट डाउन करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है कमेंस बिजनेस विद कैश। इसका वही मतलब है मैम, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कमेंस को ही हम स्टार्टेड कहते हैं, ठीक। तो कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000 रुपए। इसका बताइए कहाँ कहाँ इफेक्ट जाएगा और क्या क्या इफेक्ट जाएगा। कैश और कैपिटल, बिल्कुल। कैश और कैपिटल बढ़ेंगे कितने रुपए से? 80,000 रुपए से, ठीक है। चलो सेकंड बता दीजिए। पेड रेंट इन एडवांस 500 रुपए। हाँ, प्रीपेड रेंट है। और बस पक्का यही दोनों? क्या कोई तीसरा इफेक्ट है दिमाग में? नहीं, चलो फिर ठीक है। पहले वाले का क्या था? कैश बढ़ेगा 80,000 से एंड कैपिटल। मैम ये करना पड़ेगा आपको एग्जाम में भी ये चीज, ये रफ वर्क में। अगर आप ये 100% एक्यूरेट करना चाहेंगी तो तब ये करना पड़ेगा आपको। हाँ, आपने कहा प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट जो है एक एसेट होता है। इसकी वैल्यू मैं बढ़ाऊं कि कम करूं? प्रीपेड रेंट की वैल्यू मैं बढ़ाऊं कि कम करूं? हाँ, प्रीपेड रेंट की वैल्यू मैं कम कर दूं? हाँ मैम, पाप कर रही हैं आप। मैंने रेंट अगर एडवांस में पे कर दिया तो मेरा कैश कम हो रहा है ना। 12 महीने की जगह मैंने 14 महीने का किराया अगर भरा है
तो मैंने 2 महीने का किराया एक्स्ट्रा पे किया है, तो मेरे पास से 2 महीने का कैश क्या है ना, तो मेरा कैश कम हो रहा है। और अगर कैश कम हो रहा है तो ये जो प्रीपेड रेंट है ये एसेट है, इसकी वैल्यू तो बढ़ रही है ना बुक्स में। क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो प्रीपेड रेंट है ये तो अकर कर रहा है, और ये अकर कर रहा है तो इस वजह से ये बढ़ रहा है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कम क्या हो रहा है? कम तो कैश हो रहा है हमारे पास से, क्योंकि 2 महीने का किराया आपने एक्स्ट्रा पे किया है। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे? प्रीपेड रेंट की वैल्यू बढ़ेगी 500 से, और कैश की वैल्यू कम होगी 500 से। चलो तीसरा बताओ, कहां से बताया सर? पेज खत्म हो गया है, मैं दूसरा पेज खोल रहे हैं बस। हाँ जी हाँ, ये लीजिए मैम, दिख रहा है कि जूम करना पड़ेगा थोड़ा? ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा ऊपर हो गया होगा, थोड़ा सा जूम आउट करें। हाँ ये ठीक है, बताइए। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। थर्ड है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपए एंड क्रेडिट 20,000 रुपए। मैम ये जो है ये आपके लिए आ जाता है क्या? ये नई कोई अपडेट आया है इसका? हाँ, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपए एंड क्रेडिट 20,000 रुपए। बताइए स्टॉक बढ़ रहा है, कितने से बढ़ेगा? 50,000 से। ठीक है, चलो पहले इतना कर लेते हैं, इसमें काफी इफेक्ट जा सकते हैं। स्टॉक बढ़ेगा 50,000 से, और बताओ। अब बाइफरकेशन करने की कोशिश करो, जितने गुड्स कैश में खरीदे उसका इफेक्ट क्या क्या होगा। कैश जा रहा है 30,000 और क्रेडिटर बढ़ रहा है 20,000। बिल्कुल सही है, ये इफेक्ट है इसका। कैश जा रहा है 30,000 और क्रेडिटर बढ़ रहे हैं 20,000। चलो नेक्स्ट मैम, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपए, कॉस्टिंग 20,000 रुपए। बताओ, इसमें तो अब आपको एक्सपर्टीज हो गई है, बताओ इस वाले ट्रांजेक्शन्स में। कैश कितने से बढ़ेगा? 30,000 20,000। स्टॉक बहुत बढ़िया, और प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में। सर आप फालतू में चैप्टर प्रैक्टिस करने को कह रहे हैं, हमको तो ऐसे ही सब आता है इसमें। ये देखिए, कैपिटल बढ़ रहा है 10,000। चलो 5 और बताओ। पेड सैलरी 500 रुपए एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 रुपए। दोनों को अलग अलग डील करना, पहले पेड सैलरी 500 को डील करो और फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी को डील करो। कैश कम हो रहा है 500 रुपए, और सेकेंड इफेक्ट इसका सैलरी। सैलरी का क्या करूं? सैलरी क्यों लिखूं?
अरे सैलरी नाम की कौन चीज होती है इस चैप्टर में? सिर्फ तीन चीजों के ऊपर तो ये चैप्टर है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। और सैलरी जो खर्चा होता है ना, इसीलिए तो आपको एक चीज बताई थी ना कि एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन, ये चारों किससे एडजस्ट होते हैं? जी। और सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। तो ये किससे एडजस्ट होगा? कैपिटल से। कैपिटल में से कम होगा 500 रुपए। सेकेंड इफेक्ट ये हुआ। अब बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए, इसका क्या ट्रीटमेंट करूं? आउटस्टैंडिंग सैलरी मैम, कैपिटल क्या करना है? इंक्रीज की डिक्रीज? कैपिटल बढ़ाना है कि घटाना है? हाँ, कैपिटल को घटाना पड़ेगा। क्यों घटाएंगे? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी की वैल्यू बढ़ रही है बुक्स में। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि एक लायबिलिटी है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी बराबर करने के लिए। ठीक है। अब आओ छठे ट्रांजेक्शन पे। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपए। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपए। क्योंकि मैम आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने आप में एक लायबिलिटी होती है, जैसे प्रीपेड रेंट अपने आप एसेट था। मैंने प्रीपेड रेंट क्यों लिखा ऊपर, ये बताओ जरा। मैंने कहा, अच्छा ये सवाल छोड़ो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि प्रीपेड रेंट ऊपर क्यों लिखा है मैंने। चार भाई बहन, चार स्पेशल भाई बहन हमने पढ़े थे ना, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड और अनअर्न्ड। तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक ही खानदान से है, ये आपको पता है। तो अगर मैंने प्रीपेड ऊपर लिखा है तो क्यों लिखा है ये बताओ। क्योंकि वो एसेट है, वो अपने आप में एक एसेट है, तो इसलिए उसको एसेट में क्लासिफाई किया है मैंने। तो आउटस्टैंडिंग क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? तो लायबिलिटी है। तो इसका भी उसी तरह, जैसे एसेट को उसके नाम से क्लासिफाई करना जरूरी है, वैसे ही इस लायबिलिटी को भी तो अपने नाम से क्लासिफाई करना जरूरी है। हाँ, आउटस्टैंडिंग क्या होता है? हेलो, क्या बोला आपने? फिर से बोलिए। अच्छा, ये चारों भाई बहन फिर से बता दूं। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैम, अगर आउटस्टैंडिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ा बहुत डाउट बाकियों में भी होगा, इसलिए पूरा ही बता देता हूं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, यानी खर्चा जो है हमारा ड्यू हो चुका है पर अभी तक हमने पेमेंट नहीं की है। जैसे कि 12 महीने का अगर हमें किराया पे करना है तो हमने केवल 10 महीने का किराया पे किया, तो 2 महीने का किराया कम पे किया है ना, है ना। तो ये 2 महीने का किराया क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? एक लायबिलिटी माना जाता है, क्योंकि ये 2 महीने का किराया हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। और जो इसका भाई था प्रीपेड, वो क्या था? वो एक एसेट था। क्यों? क्योंकि वो आपने एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दी है। 12 महीने का किराया पे करना था, 14 महीने का कर दिया, तो 2 महीने का किराया एक्स्ट्रा पे कर दिया है।
इस वजह से वो 2 महीने तक उस कमरे को यूज करने का आपके पास लीगल राइट हो गया है, इसीलिए वो क्या है आपके लिए, ये प्रीपेड क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अक्रूड और अनअर्न्ड बताऊं कि ना बताऊं? और अनअर्न्ड रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस वो वाला याद है? और एडवांस में जब पेमेंट रिसीव होती है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो क्या होता है, एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? हाँ, अरे घोर पाप, अब पूरा ही पढ़ो। मैम आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आप बहुत बिजी हैं, तो रिवीजन का बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है ना? एक्रूड का मतलब होता है मैम कि अभी आपने काम नहीं किया है, नहीं अभी आपने काम कर दिया है पर आपको पेमेंट नहीं मिली है। ठीक है, काम कर दिया है पर पेमेंट नहीं मिली है। ऐसी इनकम को आप क्या कहेंगे, अक्रूड इनकम। ठीक है, मतलब मान लीजिए आप सीए हो, तो आपने किसी फर्म में जाके ऑडिट कर दी है, आपने अपने एंड से काम कर दिया है पर उसने आपको आपकी ऑडिट फीस ले ली है, तो आप क्या कहेंगे, उससे पैसे लेने का मुझे फ्यूचर में हक है कि नहीं है? उस फर्म से मुझे फ्यूचर में पैसे लेने का हक है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उससे आप ऑडिट करके आए तो उसका ऑडिट फीस देना बनता है। तो ऐसी इनकम को आप अक्रूड इनकम कहेंगे, कहेंगे ये इनकम फ्यूचर में हमको होगी, आज नहीं हुई है, प्रेजेंटली अभी कैश नहीं मिला है लेकिन फ्यूचर में मिल जाएगा, तो ऐसी इनकम को आप अक्रूड इनकम कहेंगी। और चौथा होता है इन भाई बहन की कैटेगरी में अनअर्न्ड। अनअर्न्ड को आप कहती है रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें क्या होता है कि इसमें काम अभी नहीं किया है, काम फ्यूचर में करेंगे। पर पेमेंट एडवांस मिल रही है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि आप ऑडिट करने इस बार गई दूसरी फर्म में, और उसमें क्या है, उसने आपको एडवांस में ऑडिट फीस दे दी, ऑडिट करने से पहले, ऑडिट करने से पहले ही उसने आपको ऑडिट फीस दे दी है। तो जब तक आप उससे ऑडिट नहीं कर देती तब तक क्या है, आपके ऊपर एक लायबिलिटी है कि नहीं है, कि आपको उससे ऑडिट करनी पड़ेगी। हेलो, बताओ, जब तक आप उसके आपने उससे एडवांस पेमेंट ले रखी है, तो जब तक आप उसके ऑडिट नहीं करते तब तक वो क्या है आपके लिए, आपके सर पे एक लायबिलिटी है कि नहीं, कि आपको उसके ऑडिट करनी है, क्योंकि आपने उससे एडवांस पेमेंट ले रखी है। ठीक वैसे ही जैसे मैं आपसे एडवांस में पेमेंट ले लेता हूँ, तो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है कि नहीं, कि मुझे आपको एक हफ्ते की, एक महीने की क्लासेस देनी है। ठीक, तो वो क्या है, मेरे लिए एक तरीके की अनअर्न्ड इनकम है ना, कि मैंने पैसा आपसे पहले ले लिया है, तो ये मेरे लिए एक महीने की लायबिलिटी बन जाएगा कि मुझे एक महीने तक आपको पढ़ाना है। ठीक है, आपको एक महीने तक क्लासेस देनी है ना। इसी को हम रिसीव्ड इन एडवांस कहते हैं। और अक्रूड में क्या होता है कि पेमेंट आपको नहीं मिली है पर आपने काम कर दिया जाके। ठीक है, वो क्या होता है, वो दूसरा वाला सिस्टम होता है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको पूरा महीना पढ़ा दिया और फिर लास्ट में आप पेमेंट कर रही हैं। ठीक है, तो मैंने तो अपनी सर्विसेज दे दी है, उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगी तब उन सर्विसेज के बदले पेमेंट मुझे पेमेंट मिलेगी।
ठीक, लेकिन जब तक आप पेमेंट नहीं करती तब तक वो मेरी क्या है, एक अप्रूव्ड इनकम है। मुझे इनकम अभी हुई नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगी। ठीक है, हालांकि उसके लिए मैंने क्या कर दिया है, सर्विसेज दे दी। समझ में आ रहा है अक्रूड और अनअर्न्ड का अंतर? तो अक्रूड क्या है, एक एसेट है, और अनअर्न्ड क्या है, एक लायबिलिटी है। ठीक है, चलो वापस आते हैं इस पे। तो अब समझ में आ गया ना आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों बढ़ाया 100 रुपए से? समझ में आया? ठीक, चलो। और ऐसा कोई नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको कोई भी डाउट दिमाग में आए तो तुरंत पूछ लिया करिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा बेसिक्स ही चल रहे हैं। जितना स्ट्रॉन्ग बेसिक्स रहेगा उतना ही आराम फाइनल अकाउंट्स को समझने में आएगा। ठीक है, आपके कोर्स में एक ही चैप्टर है जो वाकई लेंदी में मानता हूँ। ठीक है, ये सब लेंदी चैप्टर्स नहीं है, सिर्फ एक ही चैप्टर आपके कोर्स में जो वाकई लेंदी है, और वो है फाइनल अकाउंट्स। तो अगर उसको समझना है तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। चलिए लास्ट वाला बताइए। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपए। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपए। कैश जा रहे हैं और मैम इंपॉर्टेंट चीज सुनी कि नहीं सुनी आपने, और देखी कि नहीं देखी आपने? मोटरसाइकिल किस लिए खरीदी है? पर्सनल यूज के लिए खरीदी है। और पर्सनल यूज के लिए हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। पर्सनल यूज के लिए हम कोई भी काम करते हैं तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। तो ये क्या है, ड्राइंग्स है। और ड्राइंग्स होगा तो क्या करेंगे हम, कैश हमारे पास से कम होगा 5,000 रुपए, और दूसरी चीज क्या कम होगी, ड्राइंग्स एडजस्ट होगा कैपिटल से, तो कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, 5,000 रुपए से कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब बस इसको टेबल में लिख लेते हैं अपने पास। चलो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, अच्छा सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन यहां पे बना लेते हैं। चलो कैश एसेट्स में क्या क्या आएगा, कैश, प्रीपेड रेंट, स्टॉक, और क्या क्या है देखो, कैश, प्रीपेड रेंट, स्टॉक, और कुछ नहीं है, बस ये 3 चीजें। तो ये 3 चीजों को लिख लेते हैं, कैश प्लस प्रीपेड रेंट प्लस स्टॉक इज इक्वल टू लायबिलिटीज में देखते हैं क्या क्या है। तो लायबिलिटीज के नाम पे आपके पास कैपिटल है, और क्या है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, 3 लायबिलिटीज है। चलो तो लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस क्रेडिटर्स एंड प्लस कैपिटल। अब पहले ट्रांजैक्शन को लिखते हैं यहां पे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है मैम, कमेंस बिजनेस विद कैश। पहला ट्रांजैक्शन क्या था, कमेंस बिजनेस विद कैश। उसके लिए हमें खोलने की भी जरूरत नहीं है, पिछली वाली फोटो को मुझे याद है, लेकिन सेकंड वाले के लिए खोलना पड़ेगा जहां तक, क्योंकि सेकंड वाला याद नहीं है। और इसका इफेक्ट क्या होगा वो हम लोगों ने नोट कर लिया है। कैश बढ़ाना है 80,000 से और कैपिटल बढ़ाना है 80,000 से। तो कैश में 80,000 बढ़ाते हैं और कैपिटल में यहाँ 80,000 प्लस करते हैं। यहाँ प्लस 0, यहाँ प्लस 0। सेकंड किस चीज पे था मैम,
प्रीपेड रेंट के ऊपर था सेकंड वाला, है ना? रेंट पेड इन एडवांस पे था, तो इसका इफेक्ट क्या होगा वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। क्या था? प्रीपेड रेंट को बढ़ाना है 500 रुपए से और कैश को कम करना है 500 रुपए से। तो प्रीपेड रेंट में 500 बढ़ा दो और कैश में 500 कम कर दो। यहाँ प्लस 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 बाकी जगह 80,000 माइनस 500 79,500, 0 प्लस 500 500 और 0 प्लस 0 0। ठीक, फिर 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 80,000 प्लस 0 कितना होगा? 80,000। क्या आ गई है? न्यू इक्वेशन आ गई। चलो तीसरे वाले को रिकॉर्ड करते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। Purchased goods on cash and credit। ठीक है, इसका देखो इफेक्ट क्या क्या है। मैम कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और कल की क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का एक थ्योरी चैप्टर होगा, डबल एंट्री सिस्टम, जो भी मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा कल। नेक्स्ट वीक से हम लोग जर्नल शुरू करेंगे, ठीक है, मंडे से। चलो, क्योंकि इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हो गए हैं। ठीक, तो कल हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेंगे जो सीबीएसई में आते हैं और उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम पढ़ लेंगे। उसमें से आधा घंटा लगेगा, वो छोटा सा चैप्टर है थ्योरी का, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि जर्नल में वो काम आता है। तो मैं क्या था, हमें कौन सा वाला रिकॉर्ड करना था? तीसरा ट्रांजेक्शन ना। हाँ, तो तीसरे ट्रांजेक्शन के इफेक्ट क्या क्या है? स्टॉक को बढ़ाना है 50,000 से, कैश को कम करना है 30,000 से, क्रेडिटर को बढ़ाना है 20,000 से। तो स्टॉक को बढ़ाना है 50,000 से, कैश को कम करना है ना, कैश को कम करना है 20 से, नहीं, हाँ, कैश को 30 से कम करना है और क्रेडिटर को 20 से बढ़ाना है। कैश को 30,000 से कम करना है और क्रेडिटर में 20,000 इंक्रीज करना है, बाकी जगह 0 और ब्लैंक खींच के न्यू इक्वेशन लिख दो। 79,500 माइनस 30,000 कितना होगा? 49,500 प्लस 500 प्लस 50,000। ठीक है, क्योंकि 500 प्लस 0 कितना होगा? 500, 0 प्लस 50,000 कितना होगा? 50,000। 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 20,000 20,000 आएगा और फिर 80,000 प्लस 0 80,000 आ जाएगा। और ये क्या कहलाएगी? आपकी न्यू इक्वेशन। फिर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं क्या है इस बारे में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिख लेते हैं इसको। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसमें क्या करना है? हमें कैश बढ़ाना है 30,000 से, स्टॉक को कम करना है 20,000 से, कैपिटल को बढ़ाना है 10,000 से। कैश 30 से बढ़ेगा, स्टॉक 20 से कम होगा, कैपिटल 10 से बढ़ेगा। तो चलो, कैश को 30,000 से बढ़ाना है, स्टॉक को 20,000 से कम करना है, कैपिटल को 10,000 से बढ़ाना है, बाकी चीजों में 0 0 ऐड कर देते हैं। $49,500 प्लस 30,000 कितना होगा? 79,500। 500 प्लस 0 500। 50,000 माइनस 20,000 होगा 30,000।
इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0 होगा, 20,000 प्लस 0 20,000 होगा, और 80,000 प्लस 10,000 होगा 90,000। और ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। फिफ्थ, पेड सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक, पेड सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका इफेक्ट क्या है? कैश कम करेंगे 500 से और कैपिटल कम करेंगे 500 और 600 रुपए से। कैश को 500 रुपए से कम करना है, कैपिटल को 600 रुपए से कम करना है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए से बढ़ाना है। तो कैश में से कम करना है 500, कैपिटल में से कम करना है 600, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए बढ़ाना है। चलो, 79,500 माइनस 500 होगा 79,000, 500 प्लस 0 500, 30,000 प्लस 0 30,000, 100 प्लस 0 100, 20,000 प्लस 0 20,000, और 90,000 माइनस 600 कितना होगा? 89,400। ये है न्यू इक्वेशन। लास्ट ट्रांजेक्शन देख लें मैम क्या है? बॉन्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। लिख लेते हैं इसको यहाँ, 6 बॉन्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। इसका इफेक्ट देखते हैं कहाँ कहाँ जाएगा। कैश को 5,000 से कम करना है, कैपिटल को 5,000 से कम करना है। तो कैश को 5,000 से कम करते हैं और कैपिटल को 5,000 से कम करते हैं, बाकी जगह 0। और फिर फाइनली अपनी फाइनल इक्वेशन निकालते हैं। $79,000 माइनस 5,000 कितना होगा? 74,000, 500 प्लस 0 500, 30,000 प्लस 0 30,000, इज इक्वल टू 100 प्लस 0 100, 20,000 प्लस 0 20,000, और 89,400 माइनस 5,000 कितना होगा? 84,400। ठीक है, क्लियर है मैम? चलो आप बैलेंस शीट बना के भेजो इसको, फटाक से 1 मिनट के अंदर बनाओ। इसकी ऊपर करने का टाइम ही बचा देता हूं आपका। ठीक है, इक्वेशन जो हमारी बनी थी वो ये है, कैश प्लस प्रीपेड रेंट प्लस स्टॉक इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ठीक है, इसको लिखना हो लिख लो, नहीं तो चलो एक बार ऊपर कर ही देते हैं। देख लो, कैश प्लस प्रीपेड रेंट प्लस स्टॉक इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ठीक है, नीचे करना हो बता देना। कर लिया? हाँ, अब ये देख लो, अमाउंट फिल करना हो कर लो।
बन गया? हाँ तो भेजो। इसी के साथ मैम आपके एग्जाम के लिए जितना आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ना है वो हो चुका है, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा पर वो सीबीएसई में पूछे जाते हैं, वो आईएससी में नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो सर करवाता है फिर फालतू में मैम ऐसी कुछ चीजें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो पढ़नी चाहिए ना। तो आधा घंटा आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा लेकिन देख लीजिए उसको भी, ठीक है। तो आज भी पूरा का पूरा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन एक आध क्वेश्चन करवा देते हैं उसके भी हम। कैश स्टॉक प्रीपेड एक्सटेंडेड क्रेडिटर, ठीक है, ठीक है ना। हाँ क्या कह रही है? सही तो है, सही तो है। हाँ वो ठीक है, दोनों ही चलेगा, दोनों ही करंट एसेट्स में आते हैं। आपको बस करंट एसेट्स पहले लिखने होते हैं, नॉन करंट एसेट्स बाद में लिखने होते हैं। करंट में आप शफलिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसके भीतर, ठीक है। आप चाहें तो कैश को सबसे बाद में लिखिए और प्रीपेड रेंट को सबसे पहले लिख लीजिए, वो भी चलेगा, ठीक। बैलेंस शीट बनाते वक्त बस ये ध्यान रखना होता है कि करंट एसेट पहले लिखने हैं, नॉन करंट बाद में लिखने हैं जब करंट खत्म हो जाए सारे, और करंट लायबिलिटी पहले लिखनी है, नॉन करंट बाद में लिखनी है जब सारी करंट लायबिलिटीज आपने लिख ली है, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते वक्त ये चीज का ध्यान रखना होता है। चलो तो अब मैम आपके लिए काम क्या है, देखो वो दो सवाल तो मैंने दिया ही है, ठीक है। साथ ही साथ ये 11 और 12 और मार्क कर लो, ठीक, 11 12 और कर लेना, मार्क का ही नहीं हो रहा। ये पेज में अभी आपको भेज दूंगा तो 11 और 12 और कर लेना होमवर्क में, ठीक है। और इतना ही नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बुक में भी है, डीके 12 में है ना। तो डीके 12 में जो एक्सरसाइज दी होगी उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे और अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें भी, तो वो 10 to 12 न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं, ठीक है। पर इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है, जल्द से जल्द करके दो, देर में करो, कैसे करना है क्या नहीं करना है ये आप अपने हिसाब से करिए, जैसे जैसे समय निकलता आपको मिलता जाए। ये 10 से 12 न्यूमेरिकल जो आपकी किताब में दिए हुए हैं उसको लगा लीजिएगा। मैं जानता हूँ इस समय आपके पास टाइम कम होगा क्योंकि पेपर चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, इसलिए इनको अभी मैं करने के लिए कंपल्शन नहीं डाल रहा हूँ, बुक वाले क्वेश्चन जो आपके हैं, ठीक है। लेकिन ये 4 क्वेश्चन कोशिश करिए आज से कल में कर लीजिएगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। उस दिन कौन से दिए थे, 7th और 8th ना, 7th 8th और 11th 12th। और जो आपकी बुक के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो सीबीएसई में आते हैं पर आईएससी में नहीं आते, लेकिन फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट नॉलेज दे सकते हैं जो कि हमें आगे के चैप्टर्स में काम आएंगी। हाँ आए, अरे अभी 1.5 घंटा हुआ भी नहीं है।